Hello and welcome all of you to my channel Physics Simplified by Atul Tandon. So we have been covering the force of a charged particle moving in magnetic field for the last 2 days time. तो आज समय है इस टॉपिक को कंक्लूड करने का। इसमें हमारे दो केसेस बचते हैं। एक केस है बच्चे जिसमें हम लोग चार्ज पार्टिकल को थीटा लेस देन 90 डिग्री पे थ्रो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका मोशन कैसा होता है और उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है अबाउट द वेलोसिटी सेलेक्टर कि व्हाट हैपेंस टू द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज थ्रोन अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो इज देयर एनी चांस कि ये चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड एक्शन में निकल जाए? इसके ऊपर क्वेश्चन आपका जेईई नीट में जरूर रहता है। ओके, तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक आज बोर्ड्स और कॉम्पिटिशन्स दोनों के लिए है। और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा and do comment in the comment section. If you have any questions, you can ask in the comment section. And most important of all, watch the video to the end and do subscribe the channel. So let us start without wasting time now. So here I have my board. Fine. Here's the pen. Okay, so let us talk about how the charged particle moves in magnetic field when the angle between the velocity and the magnetic field is less than 90 degree. See guys, what we have studied till now, थोड़ा सा उसका भी रिकैपिचुलेशन करना मैं जरूरी समझता हूँ यहाँ पे, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि केस हमारा बच कौन सा गया है। जो केस हमारा बच गया है वही तो हमें डिस्कस करना है। ओके, तो देखिए हम लोगों ने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देख लिया था, थीटा इज इक्वल टू पाई देख लिया था, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तीनों केसेस हम लोग देख चुके हैं, राइट। बट 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री वाला केस हम लोगों ने अभी नहीं देखा है। तो आज हमारा केस यही है कि अगर एंगल जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में हो तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हुए किस तरह का मोशन जो है वो एग्जिबिट करता है। ओके, तो लेट अस मूव ऑन विद दिस आर्टिकल। मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल थीटा लेस देन 90 डिग्री। मैं पूरा आर्टिकल नहीं लिख रहा हूं, आपको ऑब्वियसली है, क्लियर ही है, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं काम। तो let me just draw certain magnetic lines of forces. ये बेटा एक आ गई, दूसरी आ गई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब की बार मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड नहीं ली है, आउटवर्ड नहीं ली है, सीधी ली है उधर के लिए, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा एक समझना होता है आप लोगों को कि मैं कभी डायरेक्शन कैसे ले रहा हूं, कभी कैसे ले रहा हूं। बट ये डिपेंड इस बात के ऊपर करता है कि मैं जो डायग्राम है उसमें चीजों को किस तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। इट सोलली डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल लेता हूं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, और मैं उसको यहां फेंक देता हूं विद सम वेलोसिटी, लेट अस से v वेक्टर, और ये वेलोसिटी v वेक्टर जो है ये थीटा एंगल बना रही है विद द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री एंड व्हिच इज मोर देन 0 डिग्री। तो ये कैसा मोशन जो है एग्जिबिट करने वाला है, यही हमारा सवाल है बेटा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि ये पार्टिकल जब इस तरह फेंका गया तो मैं हमेशा एक चीज कर सकता हूं यहां पे, वो है इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनाना। एक कंपोनेंट ये आ गया जिसको मैंने v1 कह दिया, और एक कंपोनेंट ये है जिसको मैंने v2 कह दिया। v1 की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी बोलो, v cos थीटा, और v2 की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी बोलो, v sin थीटा। जिन लोगों को इसके बारे में डाउट है वो वेक्टर रेजोल्यूशन ढंग से पढ़े, लेकिन
रिजल्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि वेक्टर के साथ वाला थीटा एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होता है और थीटा एंगल के परे वाला कंपोनेंट कौन सा होता है बच्चे? साइन कंपोनेंट होता है। तो यहां पे मुझे दो वेलोसिटीज मिल गई। असलियत में मैं अब इस क्वेश्चन को जो चीज मैंने पढ़ी हुई है उसके हिसाब से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है? तो मैंने ये पढ़ा हुआ है, इनफैक्ट आपको भी पढ़ाया हुआ है कि जब पैरेलली मूव करता है तो क्या होता है और जब परपेंडिकुलरली मूव करता है तो क्या होता है। तो असलियत में ये v1 जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मेरे पास यहां निकल के आया है v का, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और जो v2 निकल के आया है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। हमें दिख रहा है यहां पे, राइट? तो हम पैरेलल और परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है ये बहुत चीजें जानते हैं। अगर मान लीजिए, अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट था ही नहीं, ये सॉरी पैरेलल कंपोनेंट यहां पे था ही नहीं, मेरी पूरी वेलोसिटी अगर ऐसे होती, ये है ही नहीं, अज्यूम कीजिए एक मिनट के लिए, दिस कंपोनेंट इज नॉट देयर, दैट दिस कंपोनेंट इज नॉट देयर, तो मेरी वेलोसिटी किस तरह से निकल के आती बेटा? ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये रही मैग्नेटिक फील्ड, v क्रॉस b करेंगे तो सेंटर कहां आएगा इसका? इस बोर्ड के पीछे, राइट? तो आप ये इमेजिन कर लीजिए कि ये यहां पे b है, ये v है, v क्रॉस b किया तो यहां सेंटर आया। सब भूल जाइए अब एक मिनट के लिए, यहां सेंटर पकड़ा हुआ है आपने, पार्टिकल आपने u फेंका ऊपर के लिए, सेंटर ये है, तो सेंटर ये है तो इसको फोर्स यहां को लगनी है, तो ये पार्टिकल जो है ऐसे घूम जाएगा इस सेंटर के अबाउट। दिस इज हाउ दिस पार्टिकल इज गोइंग टू रोटेट अबाउट दिस सेंटर, ठीक है? तो अब देखिए बच्चे, हम ये बोल देंगे कि सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा प्योरली, ठीक है? अगर सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, वो सर्कुलर पाथ कैसा होगा? उसका सेंटर यहां पे अंदर है और उसको हम यहां पे यूं दिखाएंगे, लाइक दिस। लेकिन अब मैं बोर्ड के अंदर कैसे घुसूं? सोचने वाली बात है कि हाउ डू आई गेट इनसाइड द बोर्ड। तो हमारे पास बड़ा सिंपल तरीका ही है बेटा, कि हम ये कहते हैं कि ये इस तरह से कुछ घुमा। अब आप बोलोगे सर जैसे आप दिखा रहे हो घूमता हुआ, ये तो हमें लग नहीं रहा कि एक ही जगह पे घूम रहा है, ये तो लग रहा है आगे भी जा रहा है। तो बेटा ये वेलोसिटी v1 भी तो है, ये वेलोसिटी v1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि वेलोसिटी v1 और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है? पैरेलल है। तो इस v1 के कारण कोई फोर्स नहीं लगने वाली है। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है, तो v1 करेगा क्या? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम इतनी बार समझते हैं कि भाई जब कोई ताकत किसी चीज के ऊपर नहीं लगती है तो वो यथास्थिति में रहता है। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहता है, अगर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में रहता है। इमेजिन कीजिए कोई पार्टिकल यूं घूम रहा है और आप जो है अपनी बाजू को यहां से एक वेलोसिटी दे रहे हो, तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा? बोलो, ऐसा नहीं हो जाएगा? इट्स लाइक अ स्प्रिंग एंड दिस पाथ इज कॉल्ड द हेलिकल पाथ। ओके, तो मैं इसको कंप्लीट करता हूं यहां से आगे। इट इज गोइंग टू कवर अ पाथ लाइक दिस, ऑलराइट? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो दो मोशंस को स्प्लिट करके समझ लो। स्प्लिट कैसे? कि भाई ठीक है, v2 के कारण सिर्फ सर्कुलर पाथ, v1 के कारण सिर्फ आगे जाना, सर्कुलर पाथ भी और आगे जाना भी, तो इसका मतलब हुआ ये हेलिकल मोशन में पार्टिकल मेरे पास पहुंच जाएगा करके। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी निकल के आती है, ये चीज d, ये क्या है? ये d होती है बेटा जी पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। क्या होती है ये होती है पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। ये d क्या है बच्चे? पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। देखिए, अब इसके ऊपर दोनों तरह के फॉर्मूले अप्लाई होंगे। आप देखो कि जो रेडियस था हमारे पास सर्कुलर पाथ का, दैट यूज्ड टू बी mv डिवाइडेड बाय qb, राइट? यहां पे ये बन जाएगा mv2 डिवाइडेड बाय qb। व्हाई? बिकॉज व्हिच वेलोसिटी इज कॉजिंग द पार्टिकल टू मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ? इट इज v2। इतना ही फर्क पड़ा। दूसरी बात, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आएगा 2 पाई m डिवाइडेड बाई qb, बिकॉज वो सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है? बोलिए, वो मास और चार्ज पे डिपेंड करता है, वो तो वही है।
जो पहले था, है ना। तो एक ही बात में फर्क पड़ा, वो फर्क क्या था बोलो, वो था मेरे पास रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो है, अब वो एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी हो जाएगा। जहां तक टाइम पीरियड का सवाल है वो उतना ही रहेगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि इस हेलिकल पाथ की पिच कितनी होगी। अब पिच क्या होता है ये समझो बेटा। पिच हम बार बार समझते हैं, स्क्रू गॉज में पिच की बात करते हैं हम लोग, कि एक रोटेशन जब हम स्क्रू गॉज को देते हैं तो वो कितना आगे या कितना पीछे एडवांस करता है। आप लीस्ट काउंट उसका डिफाइन करते हैं उस बेसिस के ऊपर, ठीक है ना। पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। ओके, इसके ऊपर एक क्लास लूंगा अलग से मैं अपना। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज से काफी अच्छे क्वेश्चंस निकल के आते हैं कॉम्पिटिशंस में, अलग कहानी बाद में आएंगे। लेकिन पिच वहां पे एक शब्द आता है कि जब मैं इसको घुमाता हूं, एक चक्कर घुमाता हूं, तो ये स्क्रू कितना आगे बढ़ रहा है। वैसे ही एक यहां से अगर मैं शुरुआत कर रहा हूं, मान लीजिए यहां से ही कर रहा हूं, मान लो जब मैंने एक चक्कर वापस लिया और मैं यहां पहुंचा, तो ये इसने कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, दैट इज नोन एज पिच। ओके, तो अब मैं कहूंगा पिच जो है हेलिकल पाथ की वो क्या होती है, डिस्टेंस कौन सा, लीनियर, किसके बीच में, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सर्कुलर पाथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सर्कुलर। अब कंसेक्यूटिव बोलना क्यों जरूरी है, बिकॉज इसके और इसके बीच के डिस्टेंस में डबल पिच आ जाएगी। तो जो एक के बाद एक सर्कुलर पाथ आ रहा है उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग पिच कहेंगे बेटा। अब ये निकालेंगे कैसे। अब डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, राइट। जब ये यहां से चला, एक चक्कर इसने जब यहां तक वापस ले लिया, उस दौरान कितना टाइम, इमेजिन करो कि यही घूम रहा है, तो यहां तक कितना टाइम लेगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी। जब ये ऐसे भी वापस यहां तक पहुंचा तो भी कितना टाइम लेगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी, बिकॉज इसको नहीं पता कोई इसको आगे भी लेके जा रहा है, ठीक है ना। वो तो v cos थीटा है तो आगे लेके जा रही है उसको। तो हम ये कहेंगे जो मेरी स्पीड है जिससे कि ये आगे जा रहा है वो है v1, और जो टाइम है वो है एक सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड। तो ये बन जाएगा बेटा v cos थीटा इंटू 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। v cos थीटा इंटू 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये अपना बोर्ड का पार्ट जो है इसका क्लियर हो गया हम लोगों को, ठीक है। तो आप लोग एक मिनट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। डन, चलिए जी आगे चलते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक रीजन है मेरे पास स्पेस का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट दे आर डायरेक्टेड अपोजिटली। ओके, और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको कि मैंने थीटा लेस देन 90 डिग्री पे थ्रो कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में विद सम इनिशियल वेलोसिटी। तो बताइए कि उसका पाथ कैसा होगा, व्हाट विल बी दी पाथ ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं हल्का सा क्वेश्चन लिख भी देता हूं ताकि आपके नोट्स में रहे क्वेश्चन, ठीक है। इन अ रीजन ऑफ स्पेस both electric field and magnetic field are present, but anti-parallel to each other. A charge particle जो कि पहले ही बोला गया पॉजिटिव है, पॉजिटिवली is thrown at theta less than 90 degree to B vector describe path followed, describe path followed। थोड़ा बड़ा विचार करो क्वेश्चन के ऊपर। जब भी
हमें कोई क्वेश्चन हमारे सामने फिजिक्स में आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम उस क्वेश्चन की तह तक जाएं। आधे से ज्यादा आंसर कॉम्पिटिटिव में आपका क्वेश्चन में ही छुपा होता है और बच्चे यही गलती करते हैं बार बार कि क्वेश्चन को ध्यान से रीड नहीं करते, उसमें एनग्रॉस नहीं होते। आपको अगर फिजिक्स समझना है तो यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ एंड देन ओनली यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए मैं शुरू करता हूं इस क्वेश्चन को। इन अ रीजन ऑफ स्पेस both electric field and magnetic field are present but anti-parallel to each other. A charged particle positively is thrown at an angle of theta less than 90 degree to B vector. Describe the path followed. चलिए मैं एक बार फिर से आपकी फील्ड्स बना लेता हूं फटाफट से। ये आगे मेरे पास मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, these are the magnetic field lines. Like this, okay, and these are the electric field lines. Now you guys are clear what we are doing here, okay? Electric field, electric field, electric field, electric field, or this is the मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इसको बोल दिया मैंने बी वेक्टर और ईमानदारी से जो कलर था इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको बोल दिया मैंने ई वेक्टर। बोथ आर प्रेजेंट एंटी पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इन अपोजिट डायरेक्शंस दीस टू आर प्रेजेंट। अब मैंने क्या करा बच्चा, मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया यहां पे और इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो कर दिया इधर ऐसे v। तो आप तो बोलोगे सर क्या दिक्कत है, इसमें तो ये चार्ज पार्टिकल जो है इसको हेलिकल पाथ फॉलो करना चाहिए, राइट? लेकिन हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी गौर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन। तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस यहां है और इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस यहां है। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑलवेज एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहां इसका नेगेटिव है, धक्का इसको यहां कोई लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड ने, है ना? तो यहां पे जो इस क्वेश्चन की ब्यूटी बनती है वो यहां बनती है कि भाई मान गए कि इसको हेलिकल पाथ कवर करना है, मान गए कि इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट जो है वो v cos थीटा है, ये भी मान गए कि ये कंपोनेंट जो है वो v sin थीटा है। सारी बातें एग्री कर रहे हैं आपकी, किसी बात के लिए मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस चार्ज पार्टिकल को, इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इधर को एक धक्का भी लग रहा है, एक फोर्स भी लग रही है। वो फोर्स किसकी फोर्स है बोलिए? वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है यहां पे, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगाती है जो होती है Q इंटू ई, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बोलो? इसकी वैल्यू आएगी Q इंटू ई। अब सवाल ये पैदा हो गया बेटा, यहां पे अगर ये फोर्स लग रही है, इधर को स्पीड है, यहां को स्पीड जा रही है, पीछे से गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हैं तो स्पीड तो कम होनी है। अगर स्पीड कम हुई तो पिच जो है d which was v cos theta into t, ये तो फिक्स्ड है 2 pi m by qb, फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये चीज जो है वो कम होती जा रही है। ये चीज क्या हो रही है बोलो? कम हो रही है। तो क्या होगा? पिच भी कम होगी। पहले दो कंसेक्यूटिव सर्कुलर पाथ्स के बीच में इतना गैप था, बाद में इतना रह जाएगा, बाद में इतना, बाद में इतना, बाद में इतना, बाद में इतना, और एक समय आएगा जब v cos थीटा जो है 0 बन जाएगा, क्योंकि धक्का इधर लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके बाद नहीं रुक रही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगातार लगी हुई है। तो जब ये रुक जाएगा उसके बाद भी क्या होगा? उसके बाद भी धक्का इसको इधर को मिलता ही रहेगा। जब धक्का इसको यहां को मिलता ही रहेगा बेटा, तो उसके बाद इसकी स्पीड जो है अपोजिट डायरेक्शन में बढ़नी शुरू हो जाएगी। v sin थीटा के ऊपर कोई असर नहीं होगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में है और स्पीड बढ़ रही है,
अगेन हेलिकल पाथ है, लेकिन वो हेलिकल पाथ कैसा होगा? वो हेलिकल पाथ होगा इंक्रीजिंग पिच का। शुरू में हेलिकल पाथ कैसा होगा? डिक्रीजिंग पिच का। इसको अब यूं समझ लीजिए कि एक बंदा जो है वो जा रहा था, जिसकी स्पीड काफी तगड़ी थी, आप उसके पीछे भागे, आपने उसके पीछे बेल्ट पकड़ी उसकी, ठीक है, और जब आपने उसकी बेल्ट पकड़ी तो उसकी स्पीड कम होनी शुरू हो गई, उसकी स्पीड जीरो हुई, आपने अपनी ताकत उतनी ही रखी, जब जीरो भी होगी तब भी नहीं हटे आप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप उसको पीछे खींचना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो अब वो इधर को आना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा यहां पे, थोड़ा सा डायग्राम हमें तरीके से बनाना पड़ेगा। ये देखिए पिच ज्यादा है, अब पिच कम हुई, अब पिच और कम हुई, अब पिच और भी कम होगी, देख रहे हैं आप, यहां डिस्टेंस बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर और भी छोटा है। लेकिन पूरा डायग्राम बनाने के लिए यहां पे तो फिर हम क्या बोलेंगे कि अल्टीमेटली जैसे ही स्पीड अपनी जीरो हुई तो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, अब इधर को आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब इधर को आएगा तो इसकी पिच क्या होनी शुरू हो जाएगी बेटा? इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल पहले तो हेलिकल पाथ कवर करेगा जिसकी पिच डिक्रीज होती चली जाएगी, एक समय में जब उसकी स्पीड v cos थीटा 0 बन जाएगी अपोजिंग फोर्स के कारण, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में वो हेलिकल पाथ ट्रेवल करेगा, लेकिन वो हेलिकल पाथ जो होगा वो इंक्रीजिंग पिच का हेलिकल पाथ होगा, ना कि डिक्रीजिंग पिच का। राइट? I hope I have made you guys clear about this. Okay, please take a screenshot and let us move forward after this. Okay guys, I hope you guys are done. Now I'm moving on to a very important and interesting topic. टॉपिक का नाम है बेटा वेलोसिटी सेलेक्टर। काफी नामों से इसको बुलाते हैं, बट मुझे लगता है कि इसका बेस्ट नाम जो है वेलोसिटी सेलेक्टर ही है। ओके, वेलोसिटी सेलेक्टर का मीनिंग यहां पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसी वेलोसिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं, वी वांट टू सेलेक्ट अ वेलोसिटी, उस वेलोसिटी में, उस वेलोसिटी से आई एम सॉरी, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को कंबाइंड इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में, कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे तो वो अनडिफ्लेक्टेड पाथ फॉलो करे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और फिर भी पाथ कैसा हो? बोलिए, अनडिफ्लेक्टेड पाथ हो। ठीक है, तो बेटा पहले तो हम एक बात यहां पे एक छोटी सी समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के सारे केसेस हमें ध्यान में आ गए। थीटा इक्वल टू 0 नो डिफ्लेक्शन, थीटा इक्वल टू पाई नो डिफ्लेक्शन, ठीक है जी, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देख लिया हमने, सर्कुलर पाथ होता है, थीटा लेस देन 90 हेलिकल पाथ, सब देख लिया हम लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के साथ क्या घटनाएं घटित होती हैं, तो थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तब थोड़ी आपको कहानी बेटर क्लियर होगी। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। तो वेलोसिटी सेलेक्टर आर्टिकल भी शुरू नहीं हुआ है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे कैसे मूव कर सकता है, वो हल्का सा आपको याद करवाऊंगा बेटा मैं। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अगर तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये अपने पास कोई चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, ये है प्लस, ये है माइनस, ठीक है, तो मुझे बताइए धक्का कहां लगेगा? इसको, इसको फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, इसकी स्पीड बढ़ेगी क्या? यस। अगर रेस्ट पे मान लीजिए शुरू में, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। अगर ये इधर को पहले से मूव कर रहा था, पहले स्पीड घटेगी, फिर तो स्पीड और ही बढ़ जाएगी। अगर एक इधर को मूव कर रहा था तो इसकी स्पीड जो है घटाएगी वाली फोर्स। तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब मैं बात करता हूं, अगर नेगेटिव होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, बड़ी सीधी सी बात है। ये रही मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज को मैं चार्ज यहां पे नेगेटिव लेता हूं बेटा, सो दैट कि आप लोग क्लियर हो कि नेगेटिव चार्ज क्या होगा। ये लिया मैंने एक नेगेटिव चार्ज, तो ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस। बोलो इसे कहां फोर्स लगेगी नेगेटिव चार्ज को? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगी। तो ये तो इसको धक्का मारेगा ही मारेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक खास बात है
चार्ज पार्टिकल को धक्का लगना ही लगना है, फोर्स उसको लगनी ही लगनी है। मैग्नेटिक फील्ड की एक और दूसरी खास बात कि मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल फेंकने पे फोर्स लगता ही नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल एंटी पैरेलल फेंकने पे फोर्स लगेगा ही। अब इनिशियल वेलोसिटीज क्या है क्या नहीं है वो हम क्वेश्चंस में देख लेंगे जब आएंगे तो, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं चार्ज पार्टिकल को, ये मेरे पास मान लो अभी इंटरेस्टिंग केस हमारा यहां पे आता है, इसका डेरिवेशन तो नहीं करूंगा बट हल्का साइड दे दूंगा आपको इसका मैं। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे है मान लीजिए, और मैं चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकने वाला हूं। ये मान लो अपने पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो किसी इनिशियल स्पीड u से आ रहा था, ठीक है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, इसको धक्का कहां लगता है बोलिए, इस प्लस चार्ज पार्टिकल को धक्का लगता है इसको नीचे को। कितना धक्का लगता है बोलिए, QE, ठीक है। और इस धक्के की वजह से ये चार्ज पार्टिकल जो है ये इस तरह का मोशन फॉलो करता है, जो कि पैराबोलिक पाथ होता है। उसके बाद ये सीधा निकल जाता है। तो ये जो इसने बीच में पाथ ट्रेवल किया हुआ है, ये पाथ की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक को इस्तेमाल करके, जहां पे कि सर्टेन हाइट से हम लोग जब थ्रो करते थे प्रोजेक्टाइल को, इसको आप वो वाली हाइट h मान लीजिए, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन आप आसानी से वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पे अगर आपको ये बताना ही है कि इसका y ये कितना हुआ है, ठीक है, तो इसमें अगर आपको ये डिस्टेंस जो है ये x कहा गया है, तो आप बोल सकते हो कि जितनी देर में इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतनी ही देर में इसने ये h डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है। x डिस्टेंस कवर करवाने वाली स्पीड u है, h डिस्टेंस कवर करवाने वाली जो है इनिशियल स्पीड तो 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन है जैसे ग्रेविटी की होती थी, बिल्कुल सेम टू सेम ये आर्टिकल वहां पे बनता है। लेकिन यहां पे इसकी डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, साफ हम लोग वैसे अगर आपको याद दिलाना है थोड़ा सा मान लीजिए, तो आपको याद होगा y या h इसमें कितना आता था बोलो, h होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर ना, वहां पे a कितना था, g था a वहां पे, और u कितना था इनिशियली 0 था, तो h वाज हाफ gt स्क्वायर, जो हमने उसकी बात करी थी अपने प्रोजेक्टाइल मोशन की। t को आपने यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट कह दिया था, आंसर आपको मिल गया था। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान दें आप लोग कि g जो है यहां पे g नहीं होगा, जो यहां पे फोर्स आएगी वो है मेरे पास QE, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये आएगा QE, और एक्सेलरेशन आएगा QE डिवाइडेड बाय m। तो यहां पे ये बन जाएगा h का वैल्यू 1/2 QE बाई m इंटू टी स्क्वायर, ठीक है जी। टाइम जितना भी लगा, अभी टाइम आपको नहीं दिया है, मान लो आपको x दिया है और u दिया है, तो आप एक बात बोल सकते हो कि जो ये x होता है ये ut के बराबर होगा, बिकॉज ये x डिस्टेंस u स्पीड से कवर किया गया t टाइम में, तो आप यहां से t निकाल सकते हो जो आएगा x बाई u। तो यहां से आप बोल सकते हो कि कितना नीचे आया है, ये कितना इसका डिविएशन हुआ है, QE बाई m इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और h का जो इक्वेशन आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा पाथ फॉलो हुआ है, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो हुआ है। ये करवाने की मेरी इच्छा नहीं थी सच बता दूं, क्योंकि ऐसा था कि ये आई जस्ट वांट टू टेल यू कि भाई इधर जाएगा और पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करेगा, पर रहा नहीं गया। सही बताऊं तो लगा कि बात बता ही देता हूं आपको कि कैसे एक चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन होता है जब उसको परपेंडिकुलरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो करते हैं बेटा, ठीक है जी। तो पैराबोलिक पाथ होता है, इक्वेशंस वही है जो किसकी थी, प्रोजेक्टाइल मोशन की, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट, ठीक है, विद सम इनिशियल वेलोसिटी u पैरेलल टू द ग्राउंड, ओके। तो अब मैं एक काम करता हूं, अब आ जाता हूं वेलोसिटी सिलेक्टर के ऊपर। सो सॉरी, मुझे लगता है आपने पता नहीं इसका स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया, पर ले लेना आप लोगों ने, वीडियो देखते हुए ध्यान रखना, इसका मैंने टाइम दिया नहीं आपको स्क्रीनशॉट के लिए। वेलोसिटी सेलेक्टर की बात कर लेते हैं बेटा हम लोग, लेट अस टॉक अबाउट वेलोसिटी सेलेक्टर। देखो बच्चे क्या होता है, मेरे पास अब कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक ऐसी वेलोसिटी को सेलेक्ट करने का चैलेंज है कि
उस वेलोसिटी से फेंकने पे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड इफेक्ट के अंदर होते हुए भी अनडिविएटेड पाथ फॉलो करे, अनडिफ्लेक्टेड पाथ फॉलो करे। अरे भैया, ये तो यही बात हो गई कि कोरोना सारे में फैला हुआ है, यहां से भी दिक्कत है, वहां से भी दिक्कत है, फिर भी आप बच के निकल जाए बीच में से, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन कोरोना में ऐसा संभव नहीं है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। तो वेलोसिटी सिलेक्टर आर्टिकल के अंदर सबसे पहले मैं काम करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं अपनी, तो सब बढ़िया तरीके से बनाते हैं ना। मेरे पास लाइन का ऑप्शन है, तो फिर लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ये मैंने ले लिया एक कैपेसिटर की प्लेट्स, मान लीजिए आप लोग, चाहे बेशक, है ना। ये रही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस 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 माइनस 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 माइनस, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड ली है वो ली है, मान लीजिए क्रॉस क्रॉस। तो क्रॉस ली है तो कैसी ली है बोलो? इनवर्ट ली है। आई होप यू गाइस आर एबल टू सी दिस ब्लैक कलर। Is it visible or not? Let me see. Yes, it is visible. Little bit of it is not visible, but largely it is visible. Okay जी। अब बेटा मैंने क्या करा, मैंने एक चार्ज पार्टिकल ले लिया, यहाँ पे लो जी, एक चार्ज पार्टिकल ले लिया, ठीक है जी। इसको मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से फेंक दिया, u स्पीड से फेंक दिया इसको मैंने। जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहां फोर्स लगाया होगा? कैन यू टेल मी? जैसे ही एंटर किया ये यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना फोर्स बोलो कहां को लगा दिया होगा? नीचे को। और मैग्नेटिक फील्ड ने कहां फोर्स लगाया होगा? यहां को है इसकी वेलोसिटी, चलो v ही मान लो, जिस शुरू से v मानते हैं, कंफ्यूज मत होना आप लोगों ने। v b v क्रॉस b, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लगा बोलो इसको? ऊपर को लग गया। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस, राइट। तो क्या ऐसी कोई वेलोसिटी संभव है? बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है यहां पे वो है QVB, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है यहां पे Q इंटू E। मैं चार्ज का कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने सिलेक्ट कर ली हो कर ली, मैग्नेटिक फील्ड जो सिलेक्ट कर ली हो कर ली, मान लो अपनी मर्जी से। लेकिन मैं इस वेलोसिटी की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट कर सकता हूं कि दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। डायरेक्शंस की बात भी करेंगे अलग से, लेकिन फिलहाल मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल विल फॉलो द अनडिविएटेड पाथ। कैसा पाथ फॉलो किया इस चार्ज पार्टिकल ने बताइए? इट विल फॉलो दी अनडिविएटेड पाथ, अगर ऐसा कुछ मैंने तरीके से वेलोसिटी को चूज किया है। अब देखिए, एफ ई वेक्टर जो होता है वो होता है क्यू ई वेक्टर, एफ एम वेक्टर जो होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर मैं चाहता हूं कि अनडिविएटेड पाथ फॉलो हो, फॉर अनडिविएटेड पाथ, ये जो एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर है ये मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? टेल मी, जीरो वेक्टर। सो ये बन गया मेरे पास क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू बी क्रॉस बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? टेल मी, जीरो। या कह लीजिए कि ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्यू कॉमन आया, खत्म हो गया, ये वहां चला गया, उधर चला गया। मतलब अगर मैं ये चाहता हूं कि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाए, तो ये तो जरूरी है ही कि एक पर्टिकुलर स्पीड से उसको फेंका जाए।
ये भी जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो V क्रॉस B की डायरेक्शन से उल्टी हो, उसके अपोजिट हो। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए कैसे, अगर आप लोग V क्रॉस B यहां पे कर रहे हैं, ये आपका V है, B कहां बोलो, अंदर को है, V क्रॉस B कहां है बोलो, ऊपर को है, और E कहां है बोलो, नीचे को है। आप, ये तो लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड वर्जन है, अदरवाइज आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते थे कि सर आपने ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर को ही क्यों ली, बाहर को क्यों नहीं ले ली इसी सिचुएशन में, या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को क्यों ली, ऊपर को क्यों नहीं ले ली। तो बेटा मैं एक स्पेसिफिक केस को ही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे पता है, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि V जो है, V क्रॉस B जो है, मुझे ये फॉर्मूला पहले से ही पता था कि E वेक्टर शुड बी अपोजिट टू V क्रॉस B। मैंने V क्रॉस B किया, वो ऊपर को आया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही कहां बना दी बोलो, नीचे को बना दी। अगर मैं V क्रॉस B, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड बाहर को होता, V क्रॉस B करता तो नीचे को आता, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लेता बोलो, ऊपर को लेता, है ना। तो ये दिस इज ऑल प्री कैलकुलेटेड, एक्चुअली दिस इज ऑल प्री कैलकुलेटेड। फाइन गाइस, तो अब मुझे लग गया पता कि अगर पाथ को मुझे अनडिविएटेड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को मुझे V क्रॉस B से अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। ये तो होगी डायरेक्शन की बात। अब आते हैं मैग्नीट्यूड की बात। तो भाई सिंपल सी बात है, इसको आप देख लीजिए कि Fm जो है दैट इज इक्वल टू QVB sin 90 इन दिस केस, and this must be equal to QE, Q से Q गया, so V becomes equal to E divided by B। अगर मैं चार्ज पार्टिकल को E by B स्पीड से फेंकता हूं, और ऐसे फेंकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन V क्रॉस B से अपोजिट हो, तो चार्ज पार्टिकल उस कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के अंदर होते हुए अनडिविएटेड पाथ फॉलो करेगा। I hope you guys are getting it, right? I don't know how much you're getting it. ठीक है, I am also novice to this particular technology of teaching online, but I'm trying really hard, so need your support for that, okay? So, as I told you, I'm in a habit of teaching, say 50, 100 odd students in my class at one point of time, so they respond to me, so that's where I derive the energy from. And once the energy is derived from the children, you know, you just give back the energy to the children. But यहाँ पे सामने कोई नहीं है, तो it's a little difficult for me as of now. But I'll get into it, right? Very soon, you guys will see a different version of mine. But I'm trying it out hard right now. So V is equal to E by B से मतलब बेटा ये है मेरे पास, V की वैल्यू होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, और डायरेक्शन जिसमें मुझे फेंकना है उसे वो ऐसी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के अपोजिट हो, तो चार्ज पार्टिकल अंडर द कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड will go through the undeviated path. So please take a screenshot, you guys. I'm sorry, I changed the screen. Okay, take a screenshot. Okay, I hope that's done. I must have this in this. So this is where is mechanics. So here's the question. Fine guys, here I have a question for this particular topic. क्वेश्चन भी चला गया, मैंने क्लियर किया तो नाराज हो गया मुझसे। अब ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं ना, कहां, ये देखो जी क्वेश्चन आ गया आपके सामने। A proton moving with a constant velocity passes through a region of space without any change in its velocity. If E and B represent the electric and magnetic fields respectively, this region of space may have. देखो भाई, पहली बात तो ये है कि दोनों फील्ड्स हैं, है ना। कंफ्यूज करने से हमको ये लोग बाहर नहीं आते हैं पेपर वाले,
एक बात मैं आपको बार बार जो समझा रहा हूं, खासकर नीट और जेई के स्टूडेंट्स को, जेई मेन जिसको हम कहते हैं, कि प्रीवियस ईयर आईआईटी जहां से भी मिलता आपको 1980 79 से लेकर के 2020 तक का पूरा सॉल्व कर डालो कंप्लीट। बिकॉज आईआईटी का एग्जाम बेटा इतने सालों से हो रहा है और आईआईटी के एग्जाम में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रखे हैं कि कुछ नया अगर बनाना हो तो नया बनाते बनाते भी वो पुरानी कहानी ही रिपीट हो जाती है। नीट और जेई में आई हैव सीन अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव टेकन द आइडिया फ्रॉम द प्रीवियस ईयर आईआईटी एंड आई हैव आल्सो सीन डायरेक्ट क्वेश्चंस, मेनी डायरेक्ट क्वेश्चंस, कोई नंबर की गिनती नहीं है कोई इस बात की, जो कि डायरेक्टली आईआईटी प्रीवियस से जो है नीट और जेई में आए हुए हैं। तो हियर इज जस्ट वन क्वेश्चन, आई कुड फाइंड द ओल्डर वर्जन ऑफ इट। A proton moving with a constant velocity passes through a region of space without any change in its velocity. If E and B represent the electric fields and magnetic fields respectively, this region of space may have पूछा गया क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। देखो जी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, तब तो एक बात बड़ी तयशुदा है, वो ये बात है कि चार्ज पार्टिकल कैन गो अनडिफ्लेक्टेड। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। बड़ी सीधी सी बात है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ठीक है ना। तो ना उस चार्ज पार्टिकल को मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ना मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो बेचारा चला हुआ अपने रास्ते, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। दूसरा केस, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये मैं ऐसे क्वेश्चन जो बीच बीच में लेता हूं, उसके पीछे लॉजिक होता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब ये क्वेश्चन तोड़ के आएगा तो बात अलग है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाती है, हमेशा, इट ऑलवेज अप्लाइज द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। बट मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे दो केसेस में मूव करने के बावजूद भी फोर्स नहीं लगाती है, वो है जब पैरेलल मूव करे या एंटी पैरेलल मूव करे। तो बड़ी सीधी सी बात है कि हो सकता है कि ये प्रोटॉन जो है बिना अपनी वेलोसिटी के चेंज के निकला, एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी, ध्यान रखिए वेलोसिटी में चेंज की बात करी है इसने, इसका मतलब है इसने मैग्नीट्यूड में भी चेंज की बात की है और इसने डायरेक्शन में भी चेंज की बात की है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल निकल रहा हो या एंटी पैरेलल निकल रहा हो, तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग तीसरे ऑप्शन पे, चलो चौथे पे आते हैं पहले, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ना मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, दोनों फील्ड्स स्पेस में प्रेजेंट हैं। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा कोई चांस है कि दोनों के नॉन जीरो होते हुए भी चार्ज पार्टिकल अनडिविएटेड पाथ फॉलो करे, मतलब जिस वेलोसिटी से, जिस डायरेक्शन में, जिस स्पीड से जा रहा था उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में जाता रहे? देयर इज अ चांस, दैट इज द चांस ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर केस, that the charge particle is thrown with the speed of E by V and its direction is such that electric field vector is opposite to V vector cross B vector। तो ऐसा चांस बनता है, तो ये भी बनता है इसका ऑप्शन। अब आप सोचोगे मैंने डी ऑप्शन ले लिया, पहले सी ऑप्शन नहीं लिया, बिकॉज सी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन गलत क्यों है? मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब अगर अकेली इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो वो तो इसके ऊपर ताकत लगाएगी ही लगाएगी, चाहे किसी डायरेक्शन में फेंक के देख लो, ऐसे फेंको तो भी लगाएगी, ऐसे फेंको तो भी लगाएगी, ऐसे फेंको तो भी लगाएगी, ऐसे फेंक दो तो भी लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके ऊपर ताकत हमेशा लगाती ही है। अगर ताकत लग गई तो फोर्स आ गई, फोर्स आ गई तो एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन आ गया तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया। तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती भाई। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चंस के आंसर्स क्या बने, ए कॉमा बी कॉमा डी। 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, ए कॉमा बी कॉमा डी, इसके जो है हमारे पास आंसर्स बन गए हैं, राइट। सो दिस वाज अ मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन, बट इससे कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होती है बेटा, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया था। तो मैंने अपने नोट्स में सब चीजें रखी हुई हैं कि जब भी कोई आर्टिकल करवाना है तो उस आर्टिकल के साथ लिंक्ड क्वेश्चन कौन सा करवाना है, आर्टिकल उसी बात से ब्यूटीफुल बनता है हमेशा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। Please let me know in the comment sections how did you like the lecture, and if you guys want any sort of improvements. I know there is a little bit of echo still in this particular studio, and since there is a lockdown for some days, 2-3 days, यहाँ पे भी बंद है, अभी सब कुछ खुला नहीं है, तो I'll be calling up the people to just reduce this echo over here, and I think my voice can then come over better to you guys. Okay, तो फिलहाल के लिए लेट अस साइन आउट। सो आई होप यू गाइस आर just following the standard operating procedure for the COVID protocol। बेटा अपना बहुत ध्यान रखना है, अभी आप लोगों ने पढ़ाई ऑनलाइन करते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, जान है तो जहान है। और अपने पेरेंट्स को प्लीज कहिए जो बाहर काम करने जाते हैं कि अपना पूरा ध्यान रखें, बिकॉज दे आर द वंस हु आर गोइंग आउट टू वर्क एंड हु मे गेट इन्फेक्शन फर्स्ट। You guys are back at home, so you guys are comparatively safer. Okay? आप जब शाम को खेलने भी निकलते हो, मैं देखता हूँ बच्चों को यहाँ पे, तो बिना मास्क के बस चले हुए, एक बैट पकड़ रहा है, दूसरा फुटबॉल खेल रहा है, कोई ज्यादा प्रोटोकॉल की चिंता किसी को नहीं है। तो पेरेंट्स से भी मेरी ये दरख्वास्त है, ये आग्रह है कि अपने बच्चों को प्लीज बाहर भेजें तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ ही भेजें, राइट बच्चे। तो थैंक यू सो वेरी मच। And yes, there is a video on this international media, trying to degrade India's reputation all over the world, जो कि मैंने बनाया है, अभी पोस्ट नहीं किया है, ठीक है। So I'll post that video soon. Please go through that, and you will come to know what is going on in the international scenario about India. All right. So for now, let us sign out, and I hope you guys are doing well, and we'll meet up tomorrow. Probably in the evening I'll record the video at the same time as of today. So bye bye and take care. Have a nice time.